अभी तक क्या कर रहा है, हमको जो है वो कूलाम ने जो नियम दिया था उसमें डायरेक्शन रह गई थी, क्योंकि फोर्स फोर्स जो है वो सदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो हमने क्या करा, उसके फॉर्मूले को फिर से लिख लिया, और अब जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में हमने लिखा हुआ है उसके फॉर्मूले को। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमको जो है उसके स्केलर फॉर्म से मिल गई थी कूलॉम वाले के, जो अदिश निरूपण हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, अभी अपन ने जो स्टार्टिंग में देखा, इसके ये वाले फॉर्मूले से हमको जो है वो वेक्टर क्वांटिटी मिल गई थी। क्या होती है वो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये तो मिल गई थी। डायरेक्शन ऑफ F2 पता चल जाए तो हमको जो है पूरा फॉर्मूला हमको पता चल जाएगा कूलॉम का। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या करा, पोजीशन वेक्टर बनाया एक R21, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। देखो डायरेक्शन इसकी भी वही है, ये वाली डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाली डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन सेम है ना, इसकी जो डायरेक्शन होगी वही इसकी भी डायरेक्शन होगी। इस वाले को चीज ये वाले वेक्टर को मैंने स्प्लिट कर लिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन हमको क्या पता चल गई, R⁻²1। तो R⁻²1 मैंने क्या कर दिया, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला हो गया। क्या बात पूरी हो गई? नहीं, अभी बात थोड़ी सी बाकी है। देखो R⁻²1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले को, देखो ध्यान से। R⁻²1 को अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ यहाँ से, R⁻²1 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, मैं क्या करूंगा, R⁻²1 को यहीं रहने दूंगा, इसको रिप्लेस में कर दूंगा, इसको बट्टे में कर दूंगा। क्या मैं इस फॉर्मूले से R⁻² की वैल्यू इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, R⁻²1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R⁻²1, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। कुछ नहीं करा मैंने, इस वाली चीज को जो है वो त्रिया गुणा करके इसके नीचे पहुंचा दिया, तो मुझे R⁻ की वैल्यू पता चल गई, बस यही करा है ना। तो R⁻² कितना हो गया, वेक्टर ऑफ R⁻² डिवाइडेड बाय मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R⁻², इसको बोलेंगे मॉड ऑफ वेक्टर R⁻²। कितना अच्छा लगता है ना जब अपन ऐसा बोलते हैं किसी को, अपन ऐसा लगता है हाँ सच में अपन कुछ बड़ी चीज पढ़ रहे हैं। इस पूरी टर्म को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ या फिर आप बोल सकते हो यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है ना, इकाई सदिश है। यूनिट वेक्टर ऑफ R⁻² विच इज इक्वल टू किसके इक्वल टू है वो, वेक्टर ऑफ R⁻² डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R⁻², परिमाण के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका हमने जो है वो सदिश R⁻² किसके बराबर, जो ये वाली डायरेक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगी, इस वेक्टर के। और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला आया, किस फॉर्मूले से आया, इसी फॉर्मूले से आया जिससे हमने पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला निकाला। इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आया, इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो वो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, इसको और आगे बढ़ाए हम तो क्या हो जाएगा, F⁻² वेक्टर तो वैसा ही वैसा रहेगा, इसी की बात याद कर रहे हैं हम, इसी का बल याद कर रहे हैं। 1/4πε0 Q1 Q2, ये तो पूरा के पूरा वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। नीचे R² भी वैसा के वैसे लिखा हुआ है। अब R⁻² को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर जो निकाला, वेक्टर R⁻² डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R⁻², इसको हमने रिप्लेस कर दिया कैसे, वेक्टर R⁻² डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R⁻², मॉड ऑफ यानी कि मैग्नीट्यूड, इसको ऐसा लिख दिया। तो जो है वो एक और फॉर्म मिल गई हमको। अच्छा, एक और छोटी सी चीज रह गई है जिसको करते से ही आपका कूलॉम लॉ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो है R² को चेंज करना। R² को चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो अभी हमने ऊपर बात करी कि जो चार्ज है, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो साइड में कर लूँ, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। ये वाला जो फिनोमेना है अपन इसको थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा खिसका लें ताकि नीचे का स्पेस मिल जाए अपन को। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो आपको अभी R की वैल्यू पता चली है ना, R जो जैसे अपन ने ऊपर बात करी, दो आवेश क्या है, Q1, इसको पहला आवेश बोल दिया, इसको अपन ने दूसरा चार्ज बोल दिया, दूसरा आवेश क्या है, Q2। पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी चलोगे आप तो कितनी हो जाएगी, वो R हो जाएगी। अच्छा, उल्टा करूं मैं, यदि इधर से इधर तक जाऊं तो भी क्या रहने वाली है, विस्थापन कितना होने वाला है, R ही रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है कि नहीं। तो मैं यदि मैं R को देखना, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, केवल आर की केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन मैं मैग्नीट्यूड को कैसे लिखता हूँ, मॉड में लिखता हूँ ना, तो मेरे को इसको मॉड में लिखना है, आर को कुछ नहीं करना है, मॉड में लिखना है। तो देखो, जितना मैं Q1 से Q2 की ओर चल रहा हूँ, विस्थापन जितना R⁻² का है, मॉड ऑफ R⁻² का है, उतना ही जो है R⁻² का भी है।
क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आर लिखा हुआ है उसको जो है वो मॉड्यूलस फॉर्म में लिख रहा हूँ, परिमाण के रूप में लिख रहा हूँ, ताकि उसको सही से डिफाइन कर सकूं, है ना। तो आर 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 स्क्वायर को मेरे को काय में कन्वर्ट करना है, उसके मॉड में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जितनी डिस्टेंस R12 की है उतनी डिस्टेंस क्या है, R21 की है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड ही है ना, डायरेक्शन तो इसमें है नहीं, डायरेक्शन की जरूरत भी नहीं है ना, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर की, तो डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं हमको यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे R21 का मॉड, और नीचे वाले के देख देंगे R21 का मॉड, ऊपर क्या है R12 का मॉड। मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, R12, है ना। और अगर दूरी है तो केवल मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड का में लिखते हैं, हम ब्रैकेट में लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं R21। अच्छा, Q2 से Q2 से Q1 तक की दूरी कितनी है, R21, इसका भी मॉड। तो आप यहाँ पर जो R लिखा हुआ है उसकी जगह ये दोनों ही टर्म, इन दोनों टर्म में कोई सी भी यूज कर सकते हो, कोई सी भी यूज कर सकते हो। लॉजिकली खुद बताओ यहाँ पर मैं क्या रखूं कि दिखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा सेम टू सेम कंडीशन आ जाए। देखो यहाँ बेस में R21 ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं कौन सी टर्म यूज करूंगा, R21 ही यूज करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये भी चूज कर सकते हो, लेकिन सममित रूप में दिखे वो, है ना। सममित मतलब कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट दिखे, इवनली दिखे, तो यहाँ पर मैं जो है वो आर स्क्वायर को जो है वो कन्वर्ट कर दूंगा R21 में। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड के रूप में दिखाना है, मैंने अब जो है वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सभी चीज जो है वो मॉड और डायरेक्शन में होना चाहिए, मॉड के रूप में होना चाहिए, या फिर मैग्नीट्यूड के रूप में होना चाहिए, या फिर डायरेक्शन के रूप में होना चाहिए। ये तो मैग्नीट्यूड है ही, 4πε0, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। Q1 Q2 भी जो है वो मैग्नीट्यूड है, इसमें भी हमको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो आर स्क्वायर था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है R21, और मॉड्यूलस, इसमें वेक्टर भी है, जाहिर सी बात है, वेक्टर भी, और इसका स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बचा हुआ था, ये तो वैसा के वैसा ही लिखा हुआ था, R21 का वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R वेक्टर 21। अच्छा, ये दोनों क्वांटिटी सेम दिख रही है कि नहीं, आर वेक्टर 1 का स्क्वायर और आर वेक्टर 1 2 मॉड में दोनों दोनों ही सेम दिख रही है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और बस यही आपका जो है वो कूलॉम्स लॉ का सदिश निरूपण है, आखिरी स्टेटमेंट है, जो कि आपके बल F21 को दिखाएगा, जो क्या होगा 1/4πε0 ऐसे एज इट इज लिखेंगे हम, है ना। और Q1 Q2 लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो क्यूब बन जाएगा, ये R21 वेक्टर, इसका मॉड का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, R21 का वेक्टर। यही आपका क्या है, यही आपका कूलॉम्स लॉ का सदिश निरूपण है, यही आपका फाइनल स्टेटमेंट है। इस मामले के, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, पहले आपको क्या मिलता था, केवल मैग्नीट्यूड मिलता था, अब आपको डायरेक्शन भी मिल गई है कि वो बल किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो देखो, जिस डायरेक्शन में बल था उसी डायरेक्शन में आपको वेक्टर भी मिल जाता है। चलो एक बार फिर से अपन जो अभी किसके लिए सॉल्व किया था, अपन ने प्लस और माइनस के लिए सॉल्व, प्लस प्लस के लिए सॉल्व किया था, है ना, दो आवेश प्लस प्लस थे। एक बार जो है वो अपन अभी सॉरी इसके लिए ज्ञात किया ना, F21 के लिए, F12 के लिए ज्ञात करके देखते हैं अपन, आपके सामने करता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक बार एक और दूसरी स्क्रीन ले लेता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। इस स्क्रीन को मैं कलर कर लेता हूँ। यहाँ पर अब बात करते हैं अपन, देखो अभी अपन ने काय की बात करी, दो आवेश थे अपने पास, कौन कौन से, Q1 और Q2, दो आवेश थे, दोनों के बीच अभी भी उसी की बात कर रहा हूँ मैं ना। ये दोनों आवेश कैसे थे, प्लस थे, है ना, ये पहला आवेश था, ये दूसरा आवेश था। इसको क्या बोला था हमने, Q1, और इसको क्या बोला था, Q2 बोला था। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी थी, R थी, है ना, दोनों के बीच डिस्टेंस R थी। अच्छा, ये वाला जो आवेश होगा इसको इसकी तरफ रिपेल करेगा, ये रिपेल, दोनों आवेश सेम है ना, तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये वाला जो Q1 होगा वो Q2 को किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अच्छा, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको भी करके देखना है ना आज ही। ये Q1 Q2 डायरेक्शन था, ये सब बोल बोल के करना हो, दो आवेश है, दोनों पे धनावेश है, ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है, ये दूसरा आवेश है, ये पहला आवेश है। जब इन दोनों को आसपास रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा
और यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा। अच्छा, दोनों ही फोर्स क्या है, वेक्टर फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दोनों ही जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक और बात, दोनों वेक्टर जब बराबर होते हैं तब दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होती है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो दोनों को हमको अलग अलग नाम देना पड़ेगा। इसको नाम क्या देंगे हम, इसको नाम देंगे F12। F1 पर, चार्ज 1 पर 2 के द्वारा बल लगाया जा रहा है, चार्ज 1 पर 2 के द्वारा बल लगाया जा रहा है, इसको क्या नाम देंगे, चार्ज 2 पर 1 के द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो इस वाले बल को नाम दे दिया हमने F21 और इस वाले को नाम दे दिया F12। अभी अपन ने जो कैलकुलेट करा वो क्या करा, F21 कैलकुलेट करा। अपन जो अब ज्ञात करने वाले हैं वो क्या ज्ञात करने वाले हैं, F12 कैलकुलेट करने वाले हैं। तो F12 कैलकुलेट करने के लिए हम लिख लेते हैं F12 कितना होगा भैया, F12 जो होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी है, F21 जो होगा, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ काय की आएगी, F12 की आएगी। इसकी डायरेक्शन जो होगी वही तो हमें पता नहीं है, वही तो ज्ञात करते हैं हम कूलॉम के लॉ से, है ना, वही ज्ञात करते हैं हम कूलॉम के नियम से कि डायरेक्शन क्या होती है, इसी को तो ज्ञात करने के लिए सब पूरा कांड करते हैं, है ना। तो अब ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, फिर हमको जो है पोजिशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। पोजिशन वेक्टर बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, पोजिशन वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पर 2 मिनट में इसको R को मिटा लेता हूँ ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना हो। ये डिस्टेंस R है वो तो आप सभी समझ गए हैं। मैं अभी जो बना रहा हूँ वो आपको पोजीशन वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे, आप इसकी डायरेक्शन पहले अपन ने F21 की डायरेक्शन में रखा था क्योंकि हम ये वाला फोर्स ज्ञात कर रहे थे। अब इसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे, अब इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रखेंगे, F12 की डायरेक्शन में। मतलब वेक्टर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। वहां पर जो हमने लिया था R21 लिया था, अब यहाँ पर R12 लेंगे, R12 पोजीशन वेक्टर R12, इसको ऐसा लेंगे। तो अब R12 कैसे लिख सकते हैं हम, R12 को इसको सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, R12 को सदिश रूप में लिख सकते हैं हम R12 का मैग्नीट्यूड, R वेक्टर 12 का मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, R12 का कैप। हमें किसकी जरूरत है, हमें इसी की जरूरत है, बस डायरेक्शन ही तो पता करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, और इसकी डायरेक्शन और जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। देखो ये भी इस साइड है, ये भी इस साइड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमको इस वेक्टर से क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई। हम फट से बिना देर करे जो है वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। क्या लिख देंगे हम लिख देंगे F12, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से ताकि आसानी से लिख पाऊँ जल्दी से। आप लोग नहीं कर पाओगे, मेरे पास ऐसा टूल है तो मैं फायदा उठा पा रहा हूँ उसका। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। डायरेक्शन ऑफ F12 क्या कर देंगे, इसकी जो डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी F12 की, बस डायरेक्शन क्या होगी, R12। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने मॉड कैप R12 लिख दिया, बस आधा काम आपका खत्म हो गया। आप क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारी जो फिजिक्स होती है उसमें हर चीज हमको हमेशा एक ही फॉर्म में नहीं मिलती, अलग अलग फॉर्म में मिलती है। कई आपको न्यूमेरिकल जो है वो इसी फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको हो सकता है डायरेक्ट यूनिट वेक्टर दिया हुआ हो, त्रिज्या दी हो, जिसमें IIT JEE में जो है वो इस तरह के फॉर्म का यूज किया जाता है ना, क्वेश्चन को घुमाने के लिए, तो वो कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो R12 लिख दिया हमने। अच्छा, यहाँ से जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, R12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूं, इसको मिटा देता हूँ, ये कितना लिखा हुआ है, R12 लिखा हुआ है कैप में, दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ। अच्छा, R12 का मान निकालना हो मेरे को, तो R12 का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर R12 का मान लिख सकता हूँ मैं वेक्टर ऑफ R12 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, इसको क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, बस इसको लिखने के बाद क्या कर दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1, फिर से वही बात, F12 वेक्टर इक्वल्स टू, बाकी चीज ये एज इट इज। उसके बाद क्या, उसके बाद जो है R12 को क्या लिख दूंगा मैं, ये वाला R12 का वेक्टर, R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, ये लिख दिया।
अब थोड़ी सी एक चीज और बची हुई है, इस आर, ये वाला आर जो है वो हमको सही से नहीं दिख रहा है, सही से बना हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब इसको जो है मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना है। तो वही बात आ जाएगी, यहाँ पर दो आवेश हैं, ये क्या है Q1 है और ये जो है वो Q2 है, वही ऊपर वाली आवेश, ऊपर नहीं जाने के लिए कर रहा हूँ मैं। दोनों प्लस प्लस आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो जो है वो R है। अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ या यहाँ से यहाँ जाऊँ, दोनों ही केस में R क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्योंकि विस्थापन सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों, यदि मैं Q1 से Q2 की तरफ जाता हूँ तो वो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, और यदि Q2 से Q1 की तरफ जाता हूँ तो R21 का मैग्नीट्यूड रहेगा। ऐसा रहेगा, दोनों ही बराबर रहेंगे, मैं कोई भी लिख सकता हूँ, R12 भी लिख सकता हूँ और R21 भी लिख सकता हूँ। सिमेट्री के हिसाब से यहाँ पर R12 है तो मैं कौन से R का यूज करूंगा, ऊपर वाले R का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो फिर से इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, RF12 का वेक्टर इक्वल्स टू, ये चीज यहाँ पर बस क्या चेंज हो जाएगी, ये नीचे वाला R जो है स्क्वायर, यहाँ पर कौन सा R आ जाएगा, यहाँ पर R12 आ जाएगा, R12 आ जाएगा, R12 वेक्टर मॉड दो इसका स्क्वायर, R का स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो इसको मॉड का भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगा दिया। ये R12 एज इट इज लिखा रहने दो वेक्टर क्वांटिटी में, और ये जो है वो नीचे क्या है, R12 मॉड है, जो कि क्या हो जाने वाला है, मल्टीप्लाई हो जाना है किसके साथ, इसके साथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को एज इट इज उतारेंगे, इस वाली चीज को एज इट इज उतारेंगे, और क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, इस वाली चीज को यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, R12 बचेगा ऊपर केवल, R12 का वेक्टर, ये वाला R12 का मॉड कहाँ चला जाएगा, इधर चढ़ जाएगा, वो इसकी घात कितनी कर देगा, वो 3 कर देगा। और यही आपके लिए क्या हो जाएगा, यही आपके लिए कूलॉम्स लॉ का समीकरण हो जाएगा। क्या हो रहा है, व्हाट द हेक इज दिस, हाँ, ये हो जाएगा समीकरण किसके लिए, कूलॉम लॉ के लिए सदिश निरूपण हो जाएगा, किसका, फोर्स का, कौन से फोर्स का, F12 का। अच्छा, थोड़ा सा अंतर देखना, यहाँ पर जो F12 आ रहा है, यहाँ पर देखना, थोड़े से अपन आइडेंटिटी कर लेते हैं इसको, ताकि अपन लिख सके। यहाँ देखो F12 जितना है वही यहाँ पर वेक्टर की वैल्यू भी आ रही है, R12 आ रहा है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाला मैग्नीट्यूड आ रहा है वो भी 12 आ रहा है। इसके पहले जो अपन ने निकाला था उसको भी देख लेते हैं, जो F21 निकाला था अपन ने, F21 जो निकाला था उसमें भी देखो, यहाँ पर जो F21 था वही यहाँ पर वेक्टर था F21, और वही यहाँ पर रेडियस थी, ठीक है नहीं थी। इसके कारण से आप कोई सा भी बल जो है इसको आइडेंटिकली निकाल सकते हो। यहाँ तो आप बहुत बात कर लोगे, भैया आपने बता दिया कि दो बल जो है वो सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों को क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, तो ठीक है। अगर वो अट्रैक्ट कर रहा होगा तो कैसे बल निकालेंगे, उसकी एक कंडीशन देख लो आप, है ना। बाकी की चीज जो है वो, इसकी जो दूसरी कंडीशन होगी वो आप मुझे घर से निकाल के बताएंगे। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पर फिर से दो चार्ज बना रहा हूँ, लेकिन इस बार क्या कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव बना रहा हूँ और एक नेगेटिव बना रहा हूँ। ये वाला जो है वो पॉजिटिव है, ये वाला जो है वो नेगेटिव है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q1 और इसको दे रहा हूँ मैं -Q2, है ना, क्योंकि माइनस चार्ज है ना, इसलिए माइनस लगा रहा हूँ। अच्छा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो बल किस साइड लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अब बल फोर्स किस साइड लग रहा होगा, इस पर जो है वो एक बल इधर लग रहा होगा, एक बल जो है वो इधर लग रहा होगा, ये भी इसको खींच रहा होगा, ये भी इसको खींच रहा होगा। फिर से वही बात, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको क्या लिखेंगे, ये इसको हम नाम दे देते हैं पहला चार्ज, इसको नाम देते हैं दूसरा चार्ज। तो पहले चार्ज पर दूसरे के द्वारा F12, और इसको क्या नाम दे देंगे, F21, F21 दे सकते हैं नाम, बिल्कुल दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही बात, वही चीज यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम, क्या मैं F12 के लिए बता रहा हूँ आपको चार्ज, F21 के लिए आप निकाल के बताएंगे मुझे, है ना। मैं यहाँ पर F12 के लिए लिख रहा हूँ। क्या लिखते हैं यहाँ पर, पहली स्टेप क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला लिखते हैं, मैग्नीट्यूड F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, अभी भी R डिस्टेंस ही है, लेकिन डायरेक्शन फिर से वही बात, डायरेक्शन ऑफ क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ F12 की डायरेक्शन चाहिए हम, डायरेक्शन चाहिए। तो फिर से वही बात, हम यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे, और
इसकी डायरेक्शन सेम रखेंगे, किसकी डायरेक्शन से, पोजीशन वेक्टर की साइन से। किसका डायरेक्शन निकाल रहा हूँ मैं, F12 का, इसकी डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है ना, तो मैं जो वो निकालूंगा वो भी इस डायरेक्शन में निकालूंगा। किस साइड निकालूंगा मैं, R12 लिखूंगा उसको वेक्टर को, R12। इसको स्प्लिट करूंगा, फिर से कैसे चेंज हो जाएगा, वो उसी चीज में चेंज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R12 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ R12, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ R12। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R12 हो जाएगा। क्या लिख लूंगा मैं नीचे, इसको फिर से वैसे के वैसे उतारूंगा, F21 निकालूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जो है इसको मिटा देता हूँ पहले, तो इस तक अभी बात पहुंची नहीं है अपनी, इस तक भी नहीं पहुंची हुई है। नीचे क्या लिख दिया मैंने, R² लिख दिया, और यहाँ पर जो है वो F12 की डायरेक्शन क्या जाएगी, R12 कैप। अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने Q1 और Q2 को प्लस माइनस में नहीं लिखा। Q1 तो प्लस में है तो नहीं लिखूंगा, लेकिन Q1 जो है वो माइनस में, इसलिए मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा Q2 के आगे और माइनस भी लगाना पड़ेगा, माइनस Q2 लिखना पड़ेगा। बस यही अंतर आ जाता है, माइनस Q2 लिखूंगा। फिर से इसको जो है वो जब सॉल्व करूंगा तो नीचे ऐसा कुछ आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं करके बता सकता, अब है ना, आपको R की वैल्यू निकालना आता है। ये पूरा ऐसा जाएगा, बस अंतर क्या रहने वाला है, यहाँ पर अंतर ये रहने वाला है कि ये जो Q रहने वाला है वो माइनस में होगा, वो माइनस में होगा, होगा कि नहीं। आखिरी में क्या कर दूंगा मैं, आखिरी में जो है वो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, मतलब कि यही वाला आपका जो है वो कॉन्सेप्ट आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है, यही चीज आने वाली है। कहाँ पर, यहाँ पर भी यही आने वाला है, बस फर्क क्या रहने वाला है, फर्क रहने वाला है यहाँ पर ये माइनस में होगा Q1, बस और कुछ भी नहीं होगा, बाकी सब सेम होगा। अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा, ये माइनस में थोड़ा सा बाहर लिख दूंगा, इस वाले माइनस को मैं बाहर लिख दूंगा। कहाँ लिख दूंगा बाहर, F12 ये एज इट इज लिखेंगे हम पूरा के पूरा। मैं पूरा लिखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब चलो ठीक है एक बार लिख ही दे रहा हूँ, 4πε0। ये क्या हो जाएगा, इसको Q1 Q2 ही रहने देते हैं, बेचारे सिंपल ही अच्छे दिख रहे हैं, Q1 Q2 ऐसे ही रहने दिया। इसको R12 का ये क्यूब हो गया है ना। अब कैसे होगा क्यूब, ये वाला मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो गया। यहाँ पर जो है वो R12 वेक्टर का मॉड का क्यूब हो गया है। और यहाँ पर जो है वो -1 में यहाँ पर इसके साथ लिख दूंगा, -1 वेक्टर R12। और आप एक चीज जानते हो, हालांकि मैंने बताई नहीं है ये चीज, क्योंकि ये जो है वो 11th क्लास में बताई जाती है सदिश के बारे में, लेकिन आप ये चीज जानते हो, जब किसी सदिश में जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये कोई सदिश है, और इसका मान जो है वो R वेक्टर है मान लीजिए, अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो पहले की डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब इस वाले सदिश का नाम क्या होगा, वो -R सदिश होगा, R वेक्टर होगा। मतलब किसी भी सदिश में यदि मैं -1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बस यही वाला फिनोमेना जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यही इसका फिनोमेना बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा F12। बस कुछ नहीं रहेगा, आखिरी में क्या रहेगा, -R12 रहेगा, है ना। -1 लिख दिया है मैंने, आप केवल इसके लिए केवल माइनस लिख सकते हो, केवल माइनस लिख सकते हो, इसके आगे माइनस लिख सकते हो। वो बताएगा क्या, जो R12 है वो किस डायरेक्शन में, अपन ने किस डायरेक्शन में लिया, इस डायरेक्शन में, जबकि वो है उसकी रियल डायरेक्शन क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है वो उसको, जो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह दिखा रहा है, वो माइनस चिन्ह दिखा रहा है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो मैंने आपको इस वाली पोजीशन के लिए F12 का निकाल के बताया, आप लोग जो है वो F21 का घर पर निकाल के देखिएगा। और आपको मेरे ख्याल से अब ये जो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मैंने 4 बार सॉल्व करा, मतलब 4 बार नहीं 3 बार करा है, एक बार के लिए आपको छोड़ा है कि वो चीज आप करके देखिएगा आपसे डेरिवेशन ड्राइव हो रहा है कि नहीं। चीजों को दिमाग में बोलते जाइए और रफ कॉपी लेकर जो है वो बैठ जाइए सॉल्व करने के लिए, आपने क्या क्या सीखा हुआ है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा क्या थी क्लास, कैसी थी क्लास में, सदिश निरूपण कैसे किया जाता है। तो अब जो है वो पूरी तरह से चीजें क्लियर हो गई हैं कि कूलॉम लॉ का सदिश निरूपण कैसे किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में उसको कैसे दिखाया जाता है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी की क्लास अगली क्लास में मिलेंगे। आप लोग एक बार ड्राइव करके देखिए, नहीं बने तो फिर से पूछने का सवाल नहीं उठता। वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है स्कूल के चैनल पर, वहां आप देख सकते हैं।